हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज, जहाँ पर हम CIB एग्जाम का कंपोनेंट दैट इज़ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मॉड्यूल है चैप्टर 4 यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक रीइंबर्समेंट URR 725, ये जो स्टैंडर्ड है विद रिस्पेक्ट टू रीइंबर्समेंट वो देखेंगे। अब ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, बट व्हाट आर द पार्ट्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस कम एंड कौन से ऐसे स्पेसिफिक पार्ट्स को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। राइट, साथ के साथ CIB एग्जाम की प्रिपरेशन और इजी हो जाती है इफ़ यू हैव द आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs। सो इसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस सेशन में हम यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक रीइंबर्समेंट वो देखेंगे, जो कि दो पार्ट्स में अगेन वी विल बी डिस्कसिंग। URR 725 इज द लेटेस्ट वर्जन फॉर दिस रूल्स, और ये रूल्स रिलेटेड है विद रेस्पेक्ट टू द लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑब्वियसली विच इज द डिस्कशन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हम देख रहे थे। वन स्टैंडर्ड वी हैव सीन इन प्रीवियस टू क्लासेस, दैट इज UCP DC, वो हम देख चुके हैं, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इन द नेक्स्ट टू सेशंस वी विल बी डिस्कसिंग URR। ठीक है, यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक रिइंबर्समेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ये रूल्स तो ठीक है बैंक रिइंबर्समेंट, बट व्हाट इज बैंक रिइंबर्समेंट। तो यहाँ पर दो बैंक्स होते हैं मेनली। इफ़ यू सी लेटर ऑफ क्रेडिट जो इशू किया जाता है, तो एडवाइजिंग बैंक है अलॉन्ग विद द एक्सपोर्टर, एंड देर इज द इम्पोर्टर, जिसके साथ यू विल बी ऑब्जर्विंग कि एक बैंक होता है, दैट बैंक इज द इशूइंग बैंक। ठीक है, अब ये इशूइंग बैंक जो डिफरेंट जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करता है, मैनी अ टाइम्स इट टेक्स द हेल्प ऑफ सम कंफर्मिंग बैंक। ठीक है, एंड ऑल्सो एडवाइजिंग बैंक टेक्स हेल्प ऑफ कंफर्मिंग बैंक। एंड एडवाइजिंग बैंक, इशूइंग बैंक जो है कई बार पेमेंट करता है एडवाइजिंग बैंक के थ्रू, तो यहाँ पर एक नेगोशिएटिंग बैंक होते हैं। देर इज़ अ रीइंबर्सिंग बैंक ऑल्सो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स के अपने बात कर चुके हैं। ठीक है, नेगोशिएटिंग बैंक जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफ द एक्सपोर्टर कि ये गुड्स एक्सपोर्ट होंगे, एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, दोनों को नेगोशिएट एंड कंपेयर करता है, टर्म्स क्या है क्या नहीं है, सही है या नहीं, and if possible it will make the payment also to the exporter on behalf of the issuing bank. But sometimes negotiating bank payment करते ही it needs some money to run its own business, तो ये reimbursing bank immediately payment कर देता है, and when the importer makes payment तो reimbursing bank को वो मिल जाता है through the issuing bank। ठीक है, तो reimbursing bank basically जो है claims the reimbursement यहाँ पर। ठीक है, तो that is the thing। तो इस तरीके से जो नेगोशिएटिंग एंड रिम्बर्सिंग बैंक है, इनके बीच का ये ट्रांजैक्शन चलता है। तो नेगोशिएटिंग बैंक्स रिक्वेस्ट रिम्बर्समेंट, अगर नेगोशिएटिंग बैंक ने पेमेंट कर दी है यहाँ पर, तो रिम्बर्सिंग बैंक से पेमेंट को रिक्वेस्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिम्बर्सिंग बैंक, बिकॉज नेगोशिएटिंग बैंक हैज ऑलरेडी मेड द पेमेंट, तो रिम्बर्सिंग बैंक विल रिम्बर्स दैट रिम्बर्समेंट फ्रॉम द रिम्बर्सिंग बैंक। इज दैट क्लियर? डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट किए, फिर पेमेंट कर दिया इमीडिएटली, देन रिम्बर्सिंग बैंक से वो इमीडिएट रिम्बर्समेंट मांगता है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ बैंक रिम्बर्समेंट एज फार एज द लेटर ऑफ क्रेडिट इज कंसर्न। और इससे रिलेटेड लेटेस्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दैट इज द URR यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक रिम्बर्समेंट 725। ठीक है, ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पब्लिकेशन नंबर 725 है। और यहाँ पर ये जो रिम्बर्समेंट का प्रोसेस है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होता है विच इज कॉल्ड द रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन। ठीक है, तो रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, दिस इज द एरिया यू शुड कॉन्सेंट्रेट। जहाँ भी रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन है, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, टोटली सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है लेटर ऑफ क्रेडिट के मुकाबले। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, एंड अगेन वी हैव द रिम्बर्सिंग, we have the reimbursement authorization separately। ठीक है, तो these are two different documents। अब ये जो रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन है, वो इशूइंग बैंक के द्वारा लाया जाता है, इशू किया जाता है। ठीक है, इशूइंग बैंक ये रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन देता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट कर रहा है, और रिम्बर्सिंग बैंक विल बी रिम्बर्सिंग दैट मनी। ठीक है, तो दोनों सभी के नाम, सारे बैंक्स के नाम वगैरह इसमें होते हैं। अब इसमें कई सारे डेफिनेशंस है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ऑल द हैव डिस्क्राइब्ड। इशूइंग बैंक कौन है? द बैंक दैट हैज इशूड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड जिसने रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया है। दो काम है इशूइंग बैंक के यहाँ पर विच यू हैव ऑलरेडी सीन। रिम्बर्सिंग बैंक इज अ बैंक दैट हैज एक्सेप्टेड द रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन इंस्ट्रक्शंस एंड रिम्बर्स करने के लिए रेडी है। क्लेमिंग बैंक ऐसा बैंक है जो कि नेगोशिएटिंग बैंक है मोस्टली, pays and incurs a deferred payment undertaking, accepts draft or negotiates under a credit and presents a reimbursement claim।
इसने जो पैसे हैं वो पर्टिकुलर एक्सपोर्टर को दे दिए। Now it is asking for a reimbursement from the reimbursing bank. तो claiming bank है, mostly negotiating bank. Reimbursement authorization एक ऐसा instruction या authorization document होता है जो कि issuing bank के द्वारा issue किया जाता है to reimbursing bank कि आपको ये reimburse करने हैं पैसे एंड क्लेमिंग बैंक को ये पैसे देने हैं इस तरीके से। ठीक है, तो डिफरेंट टर्म्स एंड व्हाट इज मेंट बाय बैंक रिइंबर्समेंट एंड इससे रिलेटेड रूल्स, ईच एंड एवरी बैंक का रोल क्या है, सब कुछ आई थिंक वेरी क्लियरली आपको समझ में आ गया है। अब ये रूल्स देख लेते हैं। Issuing bank is responsible for providing information required to the reimbursing bank, obviously. Then issuing bank cannot request a certificate of compliance to be submitted by the claiming bank to reimbursing bank. ठीक है, claiming bank की हाँ comply करेगा इस तरीके से। क्लेमिंग बैंक जो है, जो कि ये नेगोशिएटिंग बैंक है, इससे कोई सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन चीज़ें इस तरह की नहीं जो है रिक्वेस्ट कर सकता है इशूइंग बैंक, बिकॉज ऑलरेडी URR 725 के तहत ये रिम्बर्समेंट का पूरा कुछ चल रहा है। रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन भी इशू किया जा रहा है बाय द इशूइंग बैंक एंड दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट किया है टू बी एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन एंड डू द एक्ट। तो फिर से एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। रिइंबर्समेंट अथॉरिटी मस्ट नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट। ठीक है, जो ऑथराइजेशन आपने इशू किया है उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए। रिइंबर्सिंग बैंक इज नॉट ऑब्लाइज टू ऑनर अ क्लेम एक्सेप्ट वेयर देयर इज रिइंबर्समेंट अंडरटेकिंग या ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं रहेगा तो उस पर्टिकुलर क्लेम को फुलफिल करने का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिइंबर्सिंग बैंक का नहीं है। साथ के साथ रिइंबर्समेंट अथॉरिटी मस्ट बी इशूड एन ऑथेंटिकेटेड मीन्स एंड नो मेल कंफर्मेशन वगैरह नहीं मांगना चाहिए। रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन जो इशू किया गया इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? क्रेडिट नंबर, यानी कि जो नेगोशिएटिंग बैंक ने पैसे दे दिए दैट इज अ काइंड ऑफ क्रेडिट या फिर लोन वी कैन से। ठीक है, गिवन। तो ऑब्वियसली दैट लोन हैज टू बी रीपेड बाय द बायर या इम्पोर्टर। तो क्रेडिट नंबर, इससे रिलेटेड नंबर होना चाहिए। करेंसी एंड अमाउंट जिसमें पैसा दिया गया है, एडिशनल अमाउंट पेएबल, टॉलरेंस वगैरह, नेम ऑफ क्लेमिंग बैंक कौन सा है, पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ चार्जेस टू द क्लेमिंग एंड रिम्बर्सिंग बैंक, ये सब का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगा। एंड मस्ट बी प्रिसाइज एंड कंप्लीट एंड शुड नॉट, ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के साथ में हमने अटैच कर दिया ऐसा नहीं, इट शुड बी ए कंप्लीटली सेपरेट डॉक्यूमेंट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ रिम्बर्समेंट। ठीक है, तो दीज आर सम लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन, द रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन prepared as per URR 725 actually should consist of which among the following: credit number, currency and amount, name of claiming bank। ठीक है, इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? तो दिस इज फॉर यू टू आंसर। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट in the comment section. NRI returning India for permanent settlement converts his NRI account into RFC account. ठीक है, एज NRI for dash is resident but not ordinarily resident। तो 2 years के लिए resident but not ordinarily resident होता है, हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। एंड या यू यहाँ पर आंसर वुड बी B actually, not A, right? So this is the particular question that we had to answer. Now if you are targeting CAIB 2025 और चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है CAIB के, उनको अगर आपको एक ही पर्टिकुलर अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर आवर मास्टर कोर्स इफ यू नीड गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस यानी कि शॉर्ट वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट, शॉर्ट नोट्स, MCQs ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। बिफोर द एग्जाम फॉर रिविजन लाइव क्लासेस के थ्रू आपको रिवाइज भी कराया जा रहा है। एंड इफ यू आर इन नीड ऑफ guidance you can click on the link very quickly because we also have a discount on the 75% का by using the code CIB75 you can get a discount of 75%। एंड साथ के साथ आपको जो है लाइव क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट ऑल्सो। इसमें आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, राइट? इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।